बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यमन जंग बंदी खतरे में, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद का हमला, ड्रोन और लॉन्च पैड तबाह कर दिया। कहा हमले की तैयारी की जा रही थी। सीरिया में दस्तूरी कमेटी बनाने की कोशिशें तेज, रशिया, तुर्की और ईरान की मीटिंग, अरकान के नामों पर इख्तिलाफात। हमास लीडर इस्माइल हानिया को मॉस्को दौरे की दावत, इसराइल और रशिया के दरमियान तनाव और बढ़ गया। खशोग्जी कत्ल से सऊदी इसराइल ताल्लुकात के रास्तों में रुकावट, रियाद को कई मंसूबों पर अमल रोकना पड़ा। सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश, शहरियों को नए अलाउंस दिए जाएंगे, डिफेंस बजट में कटौती। डील ऑफ द सेंचुरी सोच समझ कर तैयार की गई, फलस्तीनी समझौता कबूल करें, सिक्योरिटी काउंसिल में निकी हाली का खिताब। अफगान जंग खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है, तालिबान को हुकूमत में शामिल किया जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन ओहदेदार का खिताब। आंग सांग सूची से साउथ कोरिया का अवार्ड वापस ले लिया गया, रोहिंग्या मसले पर बेहिसी को वजह बताया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। रशिया, तुर्की और ईरान ने सीरिया में नए दस्तूर के ताल्लुक से कमेटी बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तीनों मुल्कों की एक मीटिंग के बाद रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने एक बयान में यह बात कही। इस मीटिंग में ईरान और तुर्की के वजीर जवाद जरीफ और मेवलूद कावुसोगलू के अलावा यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे अस्टाफन डी मस्तूरा ने भी हिस्सा लिया। ये मीटिंग जेनीवा में हुई। एक बयान में कहा गया कि दस्तूर के ताल्लुक से बनाई जाने वाली नई कमेटी सुलह और बातचीत पर जोर देगी। बात खबरों में कहा गया कि रशिया, तुर्की और ईरान के बीच कई मामलों पर एक राय नहीं है। इन तीनों मुल्कों के बीच खासतौर पर नया दस्तूर बनाने वाली कमेटी के अरकान के नामों पर इख्तिलाफात हैं। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हाली ने, जो जल्द ही ओहदे से हटने वाली हैं, कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी काफी सोच समझकर तैयार की गई और फलस्तीनियों को उसे कबूल करना चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, लेकिन उन्होंने इस समझौते की तफसीलात सामने नहीं लाई। निकी हाली ने कहा कि इस समझौते में मिडल ईस्ट की जमीनी हकीकतों को मद्देनजर रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में कई ऐसी बातें हैं जो दोनों फरीकों को पसंद आएंगी और कई ऐसी बातें भी हैं जो पसंद नहीं आएंगी। निकी हाली ने कहा कि बातचीत में हिस्सा लेने से फलस्तीनियों का फायदा होगा। यह मंसूबा पिछले तमाम समझौतों से अलग होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर ने इस सिलसिले में काफी अहम रोल अदा किया है। कहा जाता है कि इस समझौते को सऊदी अरब की भी ताईद हासिल है। अब तक फलस्तीनी लीडर्स ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। फलस्तीनी इस बात से काफी नाराज हैं कि अमेरिका ने अल-कुद्स या यरूशलेम को अमेरिका की दारुल हुकूमत की हैसियत से तस्लीम किया और वहां पर अपना सफारत खाना भी कायम कर दिया। बात करते हैं यमन बहरान की। सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि उसने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन और उसके लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया कि यहां से ड्रोन हमले की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही उस ड्रोन को तबाह कर दिया गया। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल-मालिकी ने कहा कि आलमी कानून के मुताबिक यह हमला किया गया और तमाम एहतियाती कदम उठाए गए। सऊदी इत्तेहाद ने यह भी कहा कि यमन के अल-हूसी सना एयरपोर्ट का इस्तेमाल फौजी मकसदों के लिए कर रहे हैं। सऊदी इत्तेहाद ने अल-हूसियों पर हुदैदा समझौते को तोड़ने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि अगर ऐसी खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो सीजफायर टूट जाएगा। सऊदी इत्तेहाद ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि बागियों ने पीर की रात समझौते पर अमल शुरू होने के बाद से 21 मरतबा सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि हम फिलहाल सब्र से काम लेंगे, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है।
यमन के अलहूसियों की तंजीम अंसारुल्लाह तहरीक ने सऊदी इत्तेहाद की फौज में अपने सिपाहियों की तादाद बढ़ाने पर सूडान पर तनकीद की है। अलहूसियों की सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अली अलहूसी ने कहा कि सूडान का यह फैसला यमन में अमन कोशिशों के खिलाफ है। इसराइल और रशिया के दरमियान सीरिया में पैदा होने वाला तनाव फैलता जा रहा है। अब फलस्तीन और यूक्रेन मसले पर इसराइल और रशिया आमने सामने हैं। हमास ने कहा है कि उसके लीडर इस्माइल हानिया दिसंबर के आखिरी दिनों में मॉस्को का दौरा करेंगे, जिसके लिए रशिया की वजारत खारजा ने बाकायदा दावत दी है। इस दौरे के दौरान हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया रशियन लीडर्स के साथ हमास और रशिया के दरमियान ताल्लुकात और फलस्तीन मसले के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर खारजा रियाद अल मालिकी को भी मॉस्को दौरे की दावत दी गई है, लेकिन यह बात साफ नहीं है कि क्या वो इस्माइल हानिया के साथ बातचीत में बैठेंगे। हमास लीडर को रशिया की दावत से इसराइल काफी नाराज है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि मॉस्को में इसराइल के सफीर ने इस ताल्लुक से एहतजाज करते हुए रशिया के ओहदेदारों से नुमाइंदगी की। दूसरी सतहों पर भी इसराइल ने रशिया से एहतजाज किया। इसराइल के चैनल 10 ने बताया कि रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव से बातचीत करते हुए यह मसला उठाया गया और इस मसले पर इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। अरब लीग ने करारदाद मंजूर करते हुए अल-कुद्स या यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील की मजम्मत की है। अरब लीग ने दोनों मुल्कों से कहा कि वो आलमी कानून पर अमल करें। काहिरा में होने वाली एक अहम मीटिंग में यह करारदाद मंजूर की गई। अमरीकी हुकूमत ने फलस्तीनियों के लिए जो माली मदद रोकी है, उसका इस्तेमाल फलस्तीनियों को बेघर करने और उनकी नस्ल कुशी के लिए किया जा सकता है। एक अमरीकी वेबसाइट द इंटरसेप्ट पर यह दावा किया गया। बताया गया कि यहूदी प्रेशर ग्रुप और अमरीका में यहूदी लॉबी ने इस सिलसिले में कोशिशें तेज कर दी हैं। इसराइली फौज ने मुसलसल छठे दिन मगरबी किनारे के शहर रामल्ला और बेरा की घेराबंदी जारी रखी। हाल ही में फायरिंग के वाकयात के बाद यह घेराबंदी शुरू की गई। अमरीका लबनान में हिजबुल्लाह के बढ़ते हुए असरात और मकबूलियत से काफी परेशान है और सूरत हाल से निमटने के लिए चाहता है कि वहां अलग अलग ग्रुपों के दरमियान नई खाना जंगी शुरू कराए। सैन बर्नार्डिनो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए यह बात कही। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जमाल खशोगी कत्ल केस के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, उसकी वजह से इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की सऊदी अरब की कोशिशों को धक्का लगा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात बताई। हालिया अरसे में इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में काफी गर्मजोशी आई थी और कई मामलों पर दोनों मुल्कों के बीच तालमेल बढ़ा था। जब से जमाल खशोगी कत्ल केस में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम सामने आया है, सऊदी अरब अपने मंसूबों में काफी एहतियात से काम ले रहा है। हाल ही में यमन के हुदैदा में सीज फायर को भी जमाल खशोगी कत्ल केस से जोड़ा जा रहा है। सऊदी अरब के सीनियर ओहदेदारों के हवाले से अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि जमाल खशोगी कत्ल के बाद बहुत कुछ रुक गया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब फिलहाल खुलकर नहीं आना चाहता क्योंकि इससे लोग नाराज हो सकते हैं। सऊदी अरब सरकारी तौर पर इसराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन हालिया अरसे में सऊदी अरब के शाह सलमान ने इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने की जरूरत पर जोर दिया था और कहा था कि खित्ते में यह उनकी अहम तरजीह है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इत्तेहाद मजबूत हुआ है और दोनों मुल्कों के बीच कई सतहों पर राब्ते हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हाली ने कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपना रवैया बदलना चाहिए। उन्होंने वॉशिंगटन एग्जामिनर अखबार को इंटरव्यू देते हुए यह बात कही, लेकिन इसके साथ साथ निकी हाली ने कई अच्छे ख्यालात रखने पर सऊदी क्राउन प्रिंस की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बाज वक्त वो लापरवाह हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी कत्ल के हालात से जिस तरह निमटना होगा, उससे ये तय होगा कि वो सऊदी अरब को किस राह पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम बात है कि क्राउन प्रिंस जमाल खशोगी मामले में कुछ जिम्मेदारी कबूल करें। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान के करीबी ओहदेदार अहमद अल असीरी ने बाज हथियारों की खरीदी के सिलसिले में इसराइल का खुफिया दौरा किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में ओहदेदारों के हवाले से यह दावा किया। अहमद अल असीरी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं और जमाल खशोगी कत्ल केस में उनका नाम सामने आया है और वो उस टीम में शामिल थे जो जमाल खशोगी का काम तमाम करने के लिए सऊदी अरब से तुर्की गई थी। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। यमन जंग बंदी खतरे में, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद का हमला, ड्रोन और लॉन्च पैड तबाह कर दिया। कहा हमले की तैयारी की जा रही थी। सीरिया में दस्तूरी कमेटी बनाने की कोशिशें तेज, रशिया, तुर्की और ईरान की मीटिंग, अरकान के नामों पर इख्तिलाफात। हमास लीडर इस्माइल हानिया को मॉस्को दौरे की दावत, इसराइल और रशिया के दरमियान तनाव और बढ़ गया। खशोग्जी कत्ल से सऊदी इसराइल ताल्लुकात के रास्तों में रुकावट, रियाद को कई मंसूबों पर अमल रोकना पड़ा। सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश, शहरियों को नए अलाउंस दिए जाएंगे, डिफेंस बजट में कटौती। डील ऑफ द सेंचुरी सोच समझ कर तैयार की गई, फलस्तीनी समझौता कबूल करें, सिक्योरिटी काउंसिल में निकी हाली का खिताब। अफगान जंग खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है, तालिबान को हुकूमत में शामिल किया जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन ओहदेदार का खिताब। आंग सांग सूची से साउथ कोरिया का अवार्ड वापस ले लिया गया, रोहिंग्या मसले पर बेहिसी को वजह बताया गया। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। इस बजट के तहत सऊदी शहरियों को नए अलाउंस दिए जाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि वो मौशी तरक्की के लिए खर्च की जाने वाली रकम में 7 गुना इजाफा करेगी। इस बजट की जुमला मालियत $295 बिलियन बताई गई है। इस बजट में $35 बिलियन का खसारा है। सऊदी अरब में मुसलसल छठे साल खसारा बजट पेश किया गया है, जिसकी वजह तेल की कीमतों में गिरावट है। शाह सलमान ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि हम मौशी इस्लाहात या रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने के पाबंद हैं। हालिया दिनों में सऊदी अरब में बेरोजगारी सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक मौशी मंसूबे विजन 2030 का ऐलान किया, जिसके तहत सऊदी शहरियों के लिए नौकरियां पैदा की जाएंगी। लेकिन हालिया अरसे में सऊदी अरब में बिजनेस काफी मुतासर हुआ है। सऊदी अरब में इस साल तेल से हटकर दूसरे शोबों से हासिल होने वाली आमदनी बढ़कर $77 बिलियन हो गई है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आमदनी $83 बिलियन हो जाएगी। सऊदी अरब के वजीर फाइनेंस मोहम्मद अल जदाद ने यह बजट पेश किया और इसे सऊदी अरब के लिए तारीखी दिन करार दिया। हाल ही में अंदाजा जाहिर किया गया था कि सऊदी अरब की आमदनी में 9% का इजाफा होगा। कहा गया कि सऊदी अरब ने अपने डिफेंस बजट में 12% कटौती का फैसला किया है। फौजी मामलात पर इस साल का बजट $51 बिलियन होगा। मुसलसल दूसरे साल डिफेंस बजट में कमी की गई है। इस मरतबा तालीम के शोबे को ज्यादा अहमियत दी गई। पिछले कुछ बरसों से सऊदी अरब की मौशी सूरत हाल खराब हुई है, जिसके लिए सीरिया और यमन जंग को भी अहम वजह समझा जाता है। इन हालात में सऊदी अरब से कई गैर मुल्कियों को वापस भेजा गया, जिनमें हजारों हिंदुस्तानी भी शामिल है। गैर मुल्कियों के सऊदी अरब से जाने की वजह से वहां की मौशी और समाजी जिंदगी भी मुतासिर हुई है। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल और गैस के जखीरे हैं। ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी के चीफ सैयद सालेह हिंदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान गैस और तेल के जखीरे खोज रहा है और अब इस मामले में दुनिया में सबसे आगे हो गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया कि अफगानिस्तान में 17 साल से जारी जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। इस ब्रीफिंग के मुताबिक बातचीत के जरिए अफगान मसले का हल निकाला जाएगा, जिसके तहत अफगानिस्तान के पुराने हुक्मरान तालिबान का हुकूमत में कुछ रोल होगा। अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस के मिशन के चीफ ने अपने एक खिताब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि लड़ाई खत्म करने के इम्कानात अब जितने बेहतर हैं पहले कभी नहीं थे। हाल ही में खबर आई थी कि यूएई में तालिबान और अमेरिका के नुमाइंदों के बीच बातचीत होगी, जिसमें पाकिस्तान और यूएई के
عہدیدار بھی حصہ لیں گے۔ اس سے پہلے دوحہ قطر میں ایسی بات چیت ہوئی تھی۔ حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے خواہش کی تھی کہ وہ افغانستان کے طالبان کو بات چیت کے لیے آمادہ کریں اور اس سلسلے میں اپنا رول ادا کریں۔ امریکہ کی اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ چائنا رشیا سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ نیشنل کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سینٹر کے چیف بیل اینینا نے کہا کہ چائنا کے مقابلے میں رشیا کے خطرے کمزور پڑ گئے ہیں۔ ایک دن پہلے چائنا کے صدر زی جن پنگ نے ایک قومی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چائنا کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ساؤتھ کوریا کی ایک فاؤنڈیشن نے میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کو دیا گیا ایک ایوارڈ واپس لے لیا ہے۔ سوچی کو 2004 میں یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ روہنگیا مسئلے میں بے حسی کی وجہ سے یہ ایوارڈ واپس لیا گیا۔ فاؤنڈیشن کے آرگنائزرز نے یہ بات بتائی۔ پچھلے مہینے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی آنگ سان سوچی کو دیا گیا ایک اہم ایوارڈ واپس لے لیا تھا اور اس کے لیے روہنگیا معاملے میں بے حسی کو وجہ بتایا گیا تھا۔ سوچی کو دیا گیا نوبل انعام واپس لینے کے لیے بھی کئی گوشوں کی طرف سے مطالبے کیے جاتے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کچھ خبریں۔ انڈیا کی وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس پرانی پارٹی نے جمہوریت کے ہر ادارے کی بے عزتی کی ہے، چاہے وہ ہندوستانی فوج ہو یا CAG۔ بظاہر رائفل ڈیل کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ کانگریس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اسے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ پارلیمنٹ میں رائفل ڈیل کے مسئلے پر چہارشنبے کو بھی ہنگامہ ہوا اور اپوزیشن نے اس معاملے پر JPC تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو رائفل ڈیل اور دوسرے مسائل پر ہنگامے کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس دوران بی جے پی نے رائفل مسئلے پر JPC بنانے کی مانگ کو رد کر دیا ہے۔ BJP لیڈر وجے گوئل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے رائفل ڈیل کے کیس میں فیصلہ سنا دیا ہے، کانگریس غیر ضروری شور کر رہی ہے۔ پاکستانی جیل سے رہا نوجوان حامد انصاری نے وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات کی اور اپنی تکلیفیں بیان کی۔ اس موقع پر ممبئی کے سافٹ ویئر انجینئر کی ماں فوزیہ انصاری اور دوسرے گھر والے بھی تھے۔ اس موقع پر ان کی ماں کافی جذباتی ہو گئی۔ انہوں نے سشما سوراج سے کہا کہ وہ ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری میڈم مہان ہیں۔ 33 سالہ حامد انصاری منگل کو پاکستان سے رہا ہو کر ہندوستان پہنچے۔ انصاری کو پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی وجہ سے پکڑا گیا تھا اور 3 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسرو کی جیو سنکرنس سیٹلائٹ لانچ وہیکل GSLV F11 ہندوستان کا جیو اسٹیشنری کمیونیکیشن سیٹلائٹ GSAT-7A کے ساتھ سری ہری کوٹا سے خلا میں روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے انڈین ایئر فورس کا کمیونیکیشن سسٹم مضبوط ہوگا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یمن جنگ بندی خطرے میں، سنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی اتحاد کا حملہ، ڈرون اور لانچ پیڈ تباہ کر دیا، کہا حملے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ سیریا میں دستوری کمیٹی بنانے کی کوششیں تیز، رشیا، ترکی اور ایران کی میٹنگ، ارکان کے ناموں پر اختلافات۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ماسکو دورے کی دعوت، اسرائیل اور رشیا کے درمیان تناؤ اور بڑھ گیا۔ خشوگی قتل سے سعودی اسرائیل تعلقات کے راستوں میں رکاوٹ، ریاض کو کئی منصوبوں پر عمل روکنا پڑا۔ سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ پیش، شہریوں کو نئے الاؤنس دیے جائیں گے، ڈیفنس بجٹ میں کٹوتی۔ ڈیل آف دی سینچری سوچ سمجھ کر تیار کی گئی، فلسطینی سمجھوتا قبول کریں، سیکیورٹی کونسل میں نکی ہیلی کا خطاب۔ افغان جنگ ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے، طالبان کو حکومت میں شامل کیا جائے گا، سیکیورٹی کونسل میں UN عہدیدار کا خطاب۔ آنگ سان سوچی سے ساؤتھ کوریا کا ایوارڈ واپس لے لیا گیا، روہنگیا مسئلے پر بے حسی کو وجہ بتایا گیا۔
یہ تھی آج کی خبریں. آپ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.